नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में जो ब्रह्मोस है ना, वो जरूरी नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में जाकर गिरे। ऐसा भी हो सकता है कि इस सरकार में सर्जिकल स्ट्राइक खुद के मंत्री के ऊपर ही हो जाए। जी हाँ, 9 मोतीलाल नेहरू मार्ग, ये वो पता है जो पिछले काफी समय से चर्चा में रहा, क्योंकि ये वो एक तरीके से कह सकते हैं बंगला है, ये वो जगह है जहां से ये पूरी पटकथा लिखी गई कि किस तरीके से चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल की जो टीएमसी पार्टी है उसको किस तरीके से नेस्तनाबूद किया जाए, उसकी जो पूरी पॉलिटिक्स है उसको खत्म किया जाए। यही वो बंगला है जहां पर सांसदों के इस्तीफे हुए हैं, सांसदों ने पाले बदले हैं, विधायक पार्टी तोड़कर अपने साथ ले गए हैं। जी हां, ये बंगला है भूपेंद्र यादव का, और ये बंगला अब फिर से सुर्खियों में आ गया है। अब सभी पत्रकार वापस उसी बंगले के सामने खड़े हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ही मंत्री के जो पर्सनल स्टाफ है उसके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। एक झटके में चार, 2 निजी स्टाफ है, 2 सरकारी स्टाफ है, चारों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। 2 की जो सेवाएं हैं पूर्ण रूप से समाप्त कर दी गई हैं, और 2 ऐसे हैं जिनको ट्रांसफर कर दिया गया है। कौन है पहले ये समझ लेते हैं, फिर क्यों किया गया, और भूपेंद्र यादव का नाम आया है तो क्यों ये खास हो जाता है उसको बाद में समझेंगे। पहले वो 4 नाम जो इस पूरे के पूरे सर्जिकल स्ट्राइक में निशाना बने हैं। सबसे पहला नाम है अमर सिंह, 2010 के आईआरएस अधिकारी हैं, लगभग पिछले 5-6 साल से भूपेंद्र यादव के साथ है। जब पिछला मंत्रालय श्रम मंत्रालय इनके पास था तब भी ये उनके साथ उन्हीं के साथ जुड़े हुए थे, उन्हीं के साथ काम कर रहे थे। इन्हें वापस से अपने मूल कैडर में भेज दिया गया है, और चारों के ट्रांसफर के लिए या टर्मिनेशन के लिए अलग अलग बाकायदा 3 जुलाई को इसके लिए लेटर जारी किया गया था। उसके बाद जो नाम आता है वो है शैलेश कुमार सिंह, एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, और जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज है उससे ये आते हैं। इन्हें अपनी मूल सर्विस में भेज दिया है, और बाकायदा एक्सटेंडेड कूलिंग ऑफ पीरियड है, यानी एक तरीके से लाइन हाजिर कर दिए गए हैं, और जब तक वो समय पूरा नहीं होगा, जितने समय के लिए वो कूलिंग ऑफ पीरियड है, तब तक वो वहां रहेंगे, उसके बाद अपनी सेवाओं को आगे चालू कर पाएंगे। उसके अलावा 2 नाम और हैं जो एक तरीके से उनके साथ प्राइवेटली जुड़े हुए थे। हर मंत्री को ये अधिकार होता है, सरकारी अधिकारी तो उसे मिलता ही है, वो कुछ प्राइवेट लोग भी अपने साथ रख सकता है, ताकि वो उसके क्लोज कॉन्फिडेंट होते हैं, उसके हिसाब से काम करते हैं, एक तरीके से उनसे सामंजस्य बना होता है। उसे आइडिया होता है कि भैया मेरी आंखों के इशारे में ये व्यक्ति मेरे लिए काम कर सकता है, क्योंकि आप उसी तरह का व्यक्ति अपने साथ रखना चाहेंगे जो आपकी विचारधारा को मानता हो, आपकी बात को आपके हिसाब से एग्जीक्यूट कर सकता हो। इसलिए कुछ प्राइवेट लोग भी रखे जाते हैं। उसमें एक नाम है आयुष सरन, एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी है, सेवाएं समाप्त कर दी गई है, प्राइवेट है तो वो किसी सरकारी अधिकारी नहीं है तो किसी डिपार्टमेंट में भेज दिया जाए, घर भेज दिया गया है। उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण नाम इस पूरी लिस्ट में है वो है सिद्धार्थ यादव, असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी है भूपेंद्र यादव के, और कहा जा रहा है कि पिछले 40-45 साल से साथ हैं और संघ से जुड़ाव है, और तब से इनके साथ है। देखिए यहां और ये चारों लोग जो भूपेंद्र यादव से जुड़े होंगे, ये ऐसा नहीं है भूपेंद्र यादव ने अपने आप इन 4 लोगों को चुना होगा कि भैया ये मेरे साथ काम कर सकते हैं। मंत्रालय में और बहुत सारे लोग हैं। जब से 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, बाकायदा वेटिंग होती है एक व्यक्ति की जो किसी मंत्री के साथ लगा हुआ है, तब जाकर वो वेटिंग इंचार्ज की भी हुई होगी, तब जाकर इनके साथ लगा होगा। ठीक है, भूपेंद्र यादव बहुत खास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, शायद हो सकता है कि मन मुताबिक कुछ ज्यादा थोड़ी फ्रीडम मिल गई हो, और मंत्रियों को शायद उतनी भी नहीं मिलेगी, लेकिन एक झटके में जो कभी पीएमओ से वेटेड थे उन्हें एक झटके में साफ कर दिया गया। पिछले 12 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में ऐसा कभी नहीं हुआ। 1-2 कोई स्टाफ किसी मंत्री का हटा है तो बाकायदा मंत्री को यह बता दिया गया कि भैया आप उसे कह दो इस्तीफा दे दे, और वो घर चला गया। लेकिन बाकायदा जो डीओपीटी है, डिपार्टमेंट ऑफ जो डीओपीटी है, जो पूरा कार्मिक मंत्रालय है, जो सारी ये अपॉइंटमेंट देखता है, उसने ये बाकायदा आदेश जारी किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो डिपार्टमेंट है, जो पीएमओ है, उसको सीसी किया। ये 12 साल में बहुत बड़ी घटना ये मानी जा रही है, एक तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक है अपने ही मंत्री के स्टाफ के ऊपर।
अब इसमें बहुत सारे लोग और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है ना, अपने मंत्री का जो काम करने वाले लोग हैं और जो मंत्री है उसको किस तरीके से वेटिंग करती है, किस तरीके से नजर रखती है, कहीं इस व्यक्ति के क्रियाकलाप से कहीं कोई चीजें गड़बड़ ना हो जाए। देखिए कोई मंत्री कोई भी हो सकता है, अब कोई पट्टा खाता तो लिखवा के नहीं आया कि भैया ईमानदार है, उसके माथे पर तो लिखा नहीं है, कोई कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब व्यक्ति पकड़ा जाता है तो ये मानकर चलिए पनिशमेंट है इस सरकार के अंदर। मैं आपको कम से कम अपने पर्सनल 2 उदाहरण बताता हूं, 2 मंत्रियों के। एक बहुत बड़ी कंपनी के बहुत बड़े अधिकारी थे, उनके साथ बैठा हुआ था, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया। जर्मनी की कोई कंपनी आई हुई थी, उनके साथ वो भी थे, पहले कार्यकाल की बात है। तो वो उस समय के सरकार के बहुत बड़े मंत्री के साथ एक होटल में मीटिंग कर रहे थे, उन जर्मन कंपनियों के साथ मिलकर, मतलब जर्मन कंपनी का डेलीगेशन था, उस भारतीय कंपनी के वो अधिकारी थे और वो मंत्री साहब थे, और वो सब बैठकर मीटिंग कर रहे थे, जो भी बातचीत चल रही होगी। अचानक से एक फोन आता है उनके पर्सनल जो स्टाफ है उसके पास, और वो मंत्री जी को देते हैं, और मंत्री जी जैसे ही वो फोन सुनते हैं ऐसा लगता है कि मतलब काटो तो खून नहीं, और मंत्री जी मीटिंग साफ करके और सीधा ऑफिस चले जाते हैं। जब बाद में जो भारतीय अधिकारी थे, मतलब वो जो कंपनी के अधिकारी थे, उन्होंने जानने की कोशिश की असल फोन में क्या था, तो बात यह है कि पीएमओ की तरफ से वो फोन था या कहीं इस तरह के किसी डिपार्टमेंट से फोन था, और ये कहा गया था कि आपको अगर कोई मीटिंग करनी है तो अपने ऑफिस में बैठकर करिए। आपको कोई सरकारी मीटिंग करनी है, आपको किसी स्कीम के लिए किसी कंपनी से मिलना है, कोई प्रपोजल है, कुछ भी है, सब कुछ अपने सरकारी कार्यालय के अंदर कीजिए। इस तरीके से प्राइवेट मीटिंग्स एंटरटेन नहीं होंगी, ये एक तरीके से माननीय नहीं है। तो इस तरीके से नजर रखी जाती है और मंत्री के ऊपर, उसके कामकाज के ऊपर। एक और दूसरे हैं, वो भी पूर्व मंत्री हैं, उनको स्टाफ मिला, वो सब मतलब शुरू में वो नए मंत्री बने थे 2014 में, तो स्टाफ था, सब कुछ था। उन्हें 6 महीने तक ये नहीं पता लग रहा कि उनके स्टाफ में एक व्यक्ति ऐसा है जो डायरेक्टली कहीं ऐसी जगह रिपोर्ट करता है कि वो सारी जानकारी प्रधानमंत्री ऑफिस तक जाती है। वो ये सोचते थे कि सुबह सुबह आ जाता है कोई चाय वाय पीने के लिए, बहुत सारे लोग आते हैं, मंत्री जी करते हैं, नया मंत्री बना हूं, कुछ फेवर चाहिए होगा, कुछ होगा, उस तरीके से वो साथ लगा रहता था। धीरे धीरे स्टाफ में शामिल हो गया। उन्हें कम से कम 6 महीने साल भर बाद ये पता लगा कि भाई साहब ये नजर रखे हुए हैं कि मैं कहीं ओवर द बोर्ड ना चला जाऊं, कहीं लाइन के बाहर ना चला जाऊं, सीधी लाइन जो खींची गई है उसी के ऊपर चलना है। तो इस तरीके से नजर रखी जाती है। कम से कम ये 2 मेरे सामने खुद के दृष्टांत हैं जहां मैं बता सकता हूं कि किस तरीके से मंत्रियों पर नजर रखी जाती है। तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ ऐसा है जो मंत्रालय के अंदर जो जानकारी है सामने निकली है, जिसकी वजह से इन 4 लोगों को एक तरीके से शंट किया गया है। भूपेंद्र यादव बहुत खास माने जाते हैं अमित शाह के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, और अमित शाह के तो राइट हैंड हैं कि अमित शाह ने कोई काम दिया, जैसे मोदी हैं, अमित शाह को कोई काम दिया, समझो बस ये कह दिया कि ये होना है जी, बस कैसे होना है, कब होना है, क्या होना है, वो जिम्मेदारी अमित शाह की। ऐसे ही अमित शाह के कुछ व्यक्ति हैं, उनमें से एक भूपेंद्र यादव है कि ये काम होना है मतलब लकीर खींच दी गई है, वो हो जाएगा। और आप ये देखिए पश्चिम बंगाल में जो आज टीएमसी की हालत है, जो चुनाव जीता है, उसमें सुनील बंसल के साथ साथ भूपेंद्र यादव भी बराबर के भागीदार हैं। जब बिहार में क्या रिजल्ट दे चुके हैं, तो कहीं पर भी आप चुनाव के लिए भेजिए, वो रिजल्ट वो देख के, और ये वो व्यक्ति है जो एक शब्द बाहर नहीं निकालेगा, मतलब जो है बिल्कुल जैसे बहुत सारे, देखिए राजनीति में अगर आपको जो भी राजनीति में जाना चाहता है उसके लिए एक परफेक्ट सूत्र है कि कितना बोलना है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कितना चुप रहना है, और भूपेंद्र यादव उसे भली बात जानते हैं और संगठन के व्यक्ति हैं और बहुत खास हैं अमित शाह के। उसके बावजूद अगर ये हो रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ बड़ा वहां हुआ। और जो जानकारी सामने निकल के आ रही है, भूपेंद्र यादव को 15 दिन पहले ही बता दिया गया था कि भैया इस तरह की कार्रवाई होने वाली है और आपके जो ये लोग हैं इनको बाहर किया जाएगा। और 3 तारीख को वो बाकायदा लेटर जारी कर दिए जाते हैं और 7 तारीख की शाम तक ये जानकारी सार्वजनिक होती है कि सर्जिकल स्ट्राइक मंत्रालय के ऊपर हो चुकी है। अब सवाल यह है कि वो क्या कारण हो सकते हैं। देखिए क्या कारण है असल में किसी को नहीं पता, लेकिन जो डॉट्स कनेक्ट किए जा रहे हैं कि वो संभव कारण क्या हो सकते हैं जिनकी वजह से ये एक्शन हुआ। सबसे पहली बात, प्रधानमंत्री का एक बहुत महत्वपूर्ण दौरा था इंडोनेशिया का। प्रधानमंत्री इंडोनेशिया जाते हैं। देखिए ये एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री वो है जो भूपेंद्र यादव के पास है, जो पहले एक तरीके से पनिशमेंट पोस्टिंग मानी जाती थी।
कि बहुत कुछ है नहीं इस मंत्रालय के अंदर, समझ गए होंगे दर्शक किस हिसाब से। लेकिन जब से ये जयंती नटराजन और ये सब जयराम रमेश वाला जो ये गैंग आया है, उसने किस तरीके से इस मंत्रालय का इस्तेमाल किया जा सकता है वो सबको दिखाया। जयंती टैक्स लगता था कि हाँ, कोई भी स्ट्रेटेजिक कोई भी काम होना हो, और एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री उसमें अड़ंगा डाल देती थी। मुझे याद है, मैं जिस शहर में बैठा हूं वहां से एक राज्य की कैपिटल है, उसके लिए हाईवे बनना था। 10-10 साल तक वो हाईवे रुका रहा क्योंकि एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री की क्लियरेंस नहीं आई थी। 2014 के बाद तो भाई साहब जबरदस्त है। तो ये ताकत है उस एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया का दौरा करना था और वहां पे सबांग पोर्ट का बाकायदा एमओयू साइन हुआ है, और वहां से मात्र 80 या 100 मील दूर मलक्का स्ट्रेट है, और वहां पे भारत द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बना रहा है। अभी राहुल गांधी कुछ मिमिया रहे थे उसके लिए, पूरा का पूरा इकोसिस्टम, ये कॉकरोच तक चिल्ला रहे हैं। भाई साहब, तुम्हारा धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन है, तुम्हारा नीट और एग्जाम के लिए, वहां पर भी इतना महत्वपूर्ण आप समझिए ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, वहां पर भी लोग रो रहे हैं उसके लिए। तो क्या ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में, जहां एनवायरमेंट को ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताई जा रही है कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं है, एनवायरमेंट को नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इतने हजार पेड़ कट जाएंगे, ये मरीन लाइफ, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन एक ग्रेटर स्ट्रेटेजिक गुड के लिए वो करना पड़ेगा। और बाकायदा सरकार ने, मतलब उस पॉलिसी है ये, अगर आप जहां जितने पेड़ काटते हैं उससे ज्यादा आपको कहीं और लगाने पड़ते हैं। तो क्या ये ग्रेटर निकोबार प्रोजेक्ट जो हो रहा है उसमें कहीं कोई ऐसी जानकारियां थी जो लीक हो रही थी, या कहीं कोई ऐसी चीजें थी जो उस प्रोजेक्ट को या उस चीज को सबोटाइज करने के लिए एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री से होने वाला था? क्या वहां से कोई संभावना है? क्या एक संभावना यह जताई जा रही है कि अब और कई मंत्रालय हैं जहां पर यह सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है, और इसको इस चीज से जोड़ के देखा जा रहा है कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री शायद कुछ बड़ी घोषणा कर सकते हैं, जहां कुछ मंत्रालय ऐसे हैं जहां के पुराने बैठे हुए, या भैया देखो, शर्ट सब पहन के आते हैं, पैंट सब पहन के आते हैं, जेबें सब जगह होती है। मैं किसी पे डायरेक्ट आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन शायद संभवतः किसी को कोई जानकारी ऐसी मिली हो, तो इसीलिए बहुत सारी जगह साफ सफाई का जो अभियान है उसको चलाया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले अमित शाह ने अवैध खनन पर बहुत सारा सवाल उठाया था कि जो अवैध खनन हो रहा है इसको रोका जाए, वो भी एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री के अधीन आता है। अरावली का प्रोजेक्ट भी एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री के अधीन आता है। तो क्या कहीं, क्योंकि जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि एक्सटर्नल कोई कंप्लेंट नहीं हुई है, कि किसी ने कंप्लेंट कर दी हो कि भैया मुझसे इतना पैसा लिया है मेरे फला प्रोजेक्ट के क्लियरेंस के लिए, या कहीं कुछ, जो कुछ भी है, बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, पोर्ट से लेके, एयरपोर्ट से लेके, माइनिंग से लेके, एक छोटा आपको घर बनाना है, एक मॉल बनाना है, एक दुकान बनानी है, वहां तक भी क्लियरेंस लेने पड़ते हैं कई बार। तो भैया किसी को कोई क्विड प्रो को की बात हो, किसी ने कंप्लेंट की हो, एक्सटर्नल कंप्लेंट नहीं है अब तक के लिए। तो यानी इंटरनली ही कोई ऐसी जानकारी मिली है जो ये दर्शाती है कि मंत्रालय के अंदर सब सरकार के हिसाब से या बहुत बेहतर नहीं चल रहा था, इसलिए ये शंटिंग हुई है, इन 4 लोगों को बाहर किया गया है। और जिस तरीके से अभी राम मंदिर का केस आया है, मोहन यादव वाला जो प्रकरण हुआ है, साथ ही मंत्रालय में एक मंत्री साहब ने 144 करोड़ रुपए की जो सब्सिडी उनके मंत्रालय से जाने वाली थी, 99 लाख खुद को ही दे दी। कई सारे ऐसे केसेस आए हैं। तो सरकार अब क्या जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर चल रही है कि भैया अब सबसे पहले जो अपने मंत्रालय हैं, जो अपने लोग हैं, जहां कहीं भी कुछ लूप होल्स रह गए हैं, कुछ थोड़े बहुत नट बोल्ट ढीले हो गए हैं, उनको टाइट करना शुरू कर दिया है क्या? और ये मैसेजिंग और मंत्रालयों के लिए भी है कि भैया कुछ होगा तो ऐसा हो सकता है। पहले क्या होता था, देखिए, जो युवा है उसके लिए तो शायद उतना मुश्किल है, लेकिन 2014 से पहले आप देखेंगे तो जो मंत्री होता था अपने हिसाब से स्टाफ चुनता था, और सोनिया गांधी छोड़ दीजिए, अहमद पटेल छोड़ दीजिए, उसके अलावा शायद ही कोई ऐसा होगा जो स्टाफ को बदलने की हिम्मत रखता होगा। नहीं कर पाता था, और ना कोई सवाल उठा सकता था, और सबको अपने हिसाब से लोग चुनने की आजादी। यहां बाकायदा बैटिंग होती है, लोग रखे जाते हैं, और गड़बड़ है तो अकाउंटेबिलिटी सेट होकर उन्हें निकाला भी जा रहा है। तो खैर, सबसे ज्यादा अगर कहीं सवाल उठ रहे हैं तो निश्चित तौर पर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, माइनिंग, इन्हीं सब चीजों पर है। तो कहीं कुछ तो हुआ है, कहीं तो लीकेज हुआ है, कहीं तो थोड़ा बहुत नट बोल्ट ढीला हुआ है, इसको शायद सरकार कसने का प्रयास करे। क्योंकि राम मंदिर के बाद, मोहन यादव के बाद, नैरेटिव के तौर पर जिस तरीके से सरकार के लिए एक बहुत मुफीद पिक्चर नहीं है, सरकार उससे बचना चाहेगी।
और आगे मंत्रिमंडल फेरबदल जो होने वाला है, देखिए अभी मानसून सत्र के निश्चित संभवतः उसके बाद होगा, मुझे लगता है उसके और बाद भी हो सकता है, क्योंकि अभी कोई जल्दी नहीं है सरकार को। अभी मंत्रिमंडल फेरबदल करेंगे, बहुत सारे सहयोगी हैं, वो बहुत कुछ मांगने का प्रयास करेंगे, बहुत सारे राज्यों में चुनाव आना है, वहां पर भी चीजों को आपको अकोमोडेट करना है, उनको भी एडजस्ट करना है, वहां के साथियों को भी। तो सरकार अननेसेसरी वो पेन ले, मुझे उसकी संभावना कम लग रही है। ऑलरेडी मात्र 11 ही मंत्री ऐसे हैं आज के समय में, और 12 हो जाएंगे शायद अब रवनीत बिट्टू के बाद, 12 ही पद खाली हैं। तो बहुत सारे ट्रांसफर पोस्टिंग होंगे, बहुत सारे बाहर निकलेंगे, बहुत सारे कुछ आएंगे, स्कोप थोड़ा सा कम है। सबसे बड़ा मंत्रिमंडल लेकर प्रधानमंत्री 2024 में चले थे अपने साथ, क्योंकि बहुत सारे साथियों को अकोमोडेट करना पड़ा था 240 के बाद। तो अब यहां पर तो क्या जो ये भूपेंद्र यादव हैं, उनका जो सिविल स्कोर है, मंत्रालय में जो सिविल स्कोर है, वो खराब हो गया है या बेहतर हुआ या वैसा ही है, वो एक समय बताएगा। क्योंकि संभावनाएं ये भी जताई जा रही थी, क्योंकि जिस तरीके से मोहन यादव का ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हैं अलग अलग कॉरिडोर में कि शायद उनको हटाया जाए, तो एक यादव हटाया है तो उसकी जगह एक और यादव को अकोमोडेट किया जाए, ताकि यादव वोट बैंक कहीं नाराज ना हो जाए। तो भूपेंद्र यादव को कहीं राजस्थान में एडजस्ट करने का प्रयास था, ऐसी बात कही जा रही थी, चर्चाएं हैं। तो क्या वो जो पॉसिबिलिटी है वो भी है कहीं हैम्पर हो गई है क्या, या अमित शाह मुख्यमंत्री बनाकर भूपेंद्र यादव को अपने हाथ से जाने देंगे, जो उनके इतने खास हैं कि उनके लिए हर काम करना को तैयार हैं और पॉजिटिवली करके देते हैं। तो क्या ऐसे व्यक्ति को कहीं महत्वपूर्ण पोजीशन पर अटका कर वो उस व्यक्ति को वहां फंसाना चाहेंगे? ऐसा तो संभवतः मुश्किल है। बाकी जो भी होगा वो समय बताएगा, और इस पर जो भी अपडेट आएगी वो आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।